ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोपीय संघ के सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय भारत दौरे पर आया हुआ है। ये पहली बार है जब ईयू से इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कल से लेकर आज तक बातचीत हुई और आज संध्या काल दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त बयान दिया गया। आज हमारा यह कार्यक्रम भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक महत्व के संबंधों पर चर्चा करेगा और ताजा बातचीत में क्या प्रगति हुई हम उस पर केंद्रित रहेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है और हमारे बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, रणनीतिक भागीदारी रही है। तो आज दोनों पक्षों के बीच से जो कहा गया उसे लेकर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? आज की जो बातचीत हुई है और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे ये साफ है कि भारत और यूरोपियन संघ दोनों अपनी साझेदारी को बढ़ाने और तेज करने के लिए तत्पर हैं और इसी के लिए उन्होंने कई फैसले भी आज लिए हैं। इस साल एक यूरोपियन संघ और भारत के बीच में एक समिट भी आयोजित की जाएगी और उसके चलते आज के जो अनाउंसमेंट्स हैं और जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष और आयुक्तों की कॉलेज की भारत यात्रा ही बहुत अभूतपूर्ण है, क्योंकि 22 आयुक्त इस डेलीगेशन में आए हैं। ये न केवल यूरोपियन आयोग की भारत की पहली यात्रा है बल्कि किसी एक देश में यूरोपियन आयोग की पहली ऐसी व्यापक भागीदारी भी है और ये आयोग के नए कार्यकाल की शुरुआती वाली यात्राओं में से एक है। और इसलिए मोदी जी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की जो बातचीत आज हुई है वो अभूतपूर्ण है। श्रोताओं, हम आपको जी। जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों के बीच नए आयाम की संभावना को जताते हुए कहा है कि वर्ष 2025 के बाद से आने वाले समय के लिए भारत और यूरोप के बीच मैत्री संबंध नए स्तर पर पहुंचेगा। हमने आज तय किया है कि 2025 से आगे के समय के लिए भारत ईयू पार्टनरशिप का एक बोल्ड और एम्बिशियस रोड मैप बनाएंगे। इसका लॉन्च अगली भारत ईयू समिट के दौरान होगा। एक्सेलेंसी, आपकी इस भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। ये यात्रा हमारे एम्बिशन को एक्शन में ट्रांसलेट करने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। मैं अगली भारत ईयू समिट के लिए आपका एक बार फिर से भारत में स्वागत करने के लिए तत्पर रहूंगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच शिक्षा, शोध और औद्योगिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया, खास तौर से जो युवा वर्ग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने वीजा कैस्केडिंग रेजिम का स्वागत किया। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडिया यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। अनिल जी, हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि दोनों पक्षों के बीच बड़े ही मधुर संबंध सुदीर्घ अवधि से रहे हैं और अब यहां से आने वाले दिनों में किन पक्षों पर सबसे अधिक जोर मिलता हुआ नजर आ रहा है इस बैठक से? तो आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत और यूरोपियन संघ के बीच जो 2 दशकों की रणनीतिक साझेदारी है वो स्वाभाविक है और सहज है और इसकी नींव में लोकतांत्रिक मूल्य हैं, विश्वास है, साझा प्रगति है और समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता भी है। इसीलिए मंत्री स्तर पर उन्होंने कहा कि 20 वार्ताएं हुई हैं ये जो विजिट है इसके दौरान,
और उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों दोनों की सार्थक चर्चा की है। कई फैसले भी लिए गए हैं और इनमें जैसे कि आपने कहा, व्यापार और प्रौद्योगिकी, निवेश और हरित विकास, सुरक्षा, कौशल, गतिशीलता पर सहयोग के लिए एक खाका जो है वो तैयार किया गया है। और समिट में हम सोचते हैं कि सिग्नेचर इस पर हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूरोपियन संघ ने एक अंतरिक्ष वार्ता शुरू करने का फैसला किया है। हरित हाइड्रोजन जो फोरम है हमारा और एक जो शिखर सम्मेलन उसके लिए आयोजित करने का फैसला लिया गया है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। और निवेश संरक्षण और जीआई समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा भी हुई है। एफटीए के ऊपर जैसे हमने सुना कि उन्होंने एक फैसला लिया है कि इस साल के अंत तक एफटीए के ऊपर प्रोग्रेस हो। इनफैक्ट वॉन्डरलैंड ने एक थिंक टैंक में आज कहा सुबह कि इसके ऊपर जो प्रगति है, मैं सोचती हूँ कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं हमको एक सरप्राइज देंगे। तो इसका मतलब यह है कि वॉन्डरलैंड ने खुद इसमें रुचि दिखाई है। और दूसरी बात, जैसे सेमीकंडक्टर, एआई और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग है, इसको बढ़ाने पर भी सहमति हुई है। फिर हम हरित हाइड्रोजन फोरम और दूसरा जो ऊर्जा का व्यापार है उसका भी शिखर सम्मेलन के दौरान मेरे ख्याल से उसमें भी काफी आगे बढ़ोतरी होगी। साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, इन सब पर सहयोग पर सहमति बढ़ी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि जो आईमैक है, जो भारत मध्य पूर्ण जी जी। यूरोप आर्थिक गलियारा है, उसमें भी विकास होगा और समृद्धि के लिए वो एक इंजन साबित रहेगा। यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे दोनों पक्षों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए, खासतौर से यूरोप में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जो नया यानी कह लें कि एक वीजा रेजिम शुरू हुआ है जिसे कैस्केडिंग वीजा रेजिम कहा जा रहा है, यह किस रूप में होगा और हमारे छात्रों को वहाँ क्या क्या अवसर निकल कर आ सकेंगे? जो कैस्केडिंग वीजा रजीम है, इसके चलते जो हमारे छात्र हैं वहां पर इनको, जो पीएचडी के छात्र हैं जैसे और स्टेम में जो पढ़ने जाते हैं यूरोपियन यूनियन में, उनके लिए बेहतर मोबिलिटी का अवसर बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अब स्किल्स की जरूरत है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। पहले हमने देखा था कि इलीगल्स के चलते हमारी देश में से जो स्टूडेंट वहां पर जाते थे और दूसरे जो वर्कर्स जाते थे उनको सस्पिशियस नजर से देखा जाता था। लेकिन अब भारत और यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने एक मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप के ऊपर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन ये चाहेगा कि इसका जो मोबिलिटी है इसको एक रेगुलेटेड तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और जो साइंटिफिक टैलेंट है भारत में वो यूरोप में काम करे और उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें भी साझेदार बने। तो इसका मतलब यह है कि आगे से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वीजा रजीम है वो सरल हो जाएगी। यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे हरित तकनीक के ऊपर, साथ ही जो ग्रीन हाइड्रोजन है उस क्षेत्र पर और रिन्यूएबल एनर्जी है इस क्षेत्र पर। कुल मिलाकर दोनों पक्षों के बीच, भारत और यूरोपीय संघ के बीच किस तरह का संबंध विकसित होता दिख रहा आपको? मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्र है, ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है जिसकी दूसरी मीटिंग कल हुई थी, तो उन्होंने डिजिटाइजेशन और ग्रीन एनर्जी और फिर जो नए जो एवेन्यूज हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और 6G है, इन सब पर काफी ढंग से विचार किया है इस बार। और एआई समिट जो फ्रांस में अभी अभी हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना जो को कन्वीनर थे इसके, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ में, उसके बाद से ये स्पष्ट है कि यूरोप भारत की तरफ देखता है कि ये पार्टनरशिप बन जाए। और उसके साथ साथ जो आगे चलकर जो एआई में जो डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि भारत अब दूसरी एआई समिट का मेजबान भी होगा और भारत में टैलेंट भी है, तो इस तरह जो ईयू के कमिश्नर हैं जो कि स्टार्टअप का काम देखते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि भारत और यूरोप के जो स्टार्टअप्स हैं इनमें तालमेल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत जल्दी विचार करना होगा। क्योंकि यूरोप को भी आवश्यकता है कि एआई के ऊपर काम हो और डेवलपमेंट हो
और भारत और ईयू की जो पॉलिसीज हैं एआई की तरफ, जो कि बिल्कुल उसको खुला छोड़ना भी वाजिब नहीं है और उसके ऊपर रेगुलेशन भी नहीं लगाना चाहते पूरी तरह से, तो जो मिडिल पाथ जिसको हम बोलते हैं, उसमें भारत और ईयू उनमें तालमेल है। इसीलिए यूरोपियन संघ ये चाहता है कि भारत के साथ इस क्षेत्र में काम आगे बढ़ाया जाए। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे सामरिक साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में, साथ साथ जो रक्षा सहयोग है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारे जो महासागर हैं वो असुरक्षित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर समुद्री डकैत हैं, उनका आतंक या हमला कह ले देखा गया और उसमें दुनिया के कई पक्षों को मिलकर करना पड़ा। वहां क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं? तो इस बार वंडरलैंड ने एक थिंक टैंक को जो सुबह जिसमें उनका संबोधन था, उसमें उन्होंने एक फ्यूचर सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर जोर दिया है और ये भी कहा है कि उसका जो ढांचा होगा वो यूरोपियन संघ और जापान और साउथ कोरिया के साथ जो अग्रीमेंट्स हैं डिफेंस और सिक्योरिटी में, उस तरह का ढांचा बनेगा जिसमें साइबर टेक्नोलॉजी और काउंटर टेररिज्म और साथ साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं यूरोप के साथ में, उन सब पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के साथ में स्पेस का यूज और ड्रोन्स और उसके साथ साथ जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जैसे कि आपने कहा कि जो गल्फ ऑफ एडन है जैसे, और उसके बाद जो हूतीस का जो आजकल खतरा चल रहा है अरेबियन सी में, उसको काउंटर करने के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन काफी सालों से एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसको किस तरह से एक्सपैंड किया जाए और यूरोपियन संघ का जो प्रेजेंस है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, उनकी प्रेजेंस किस तरह गुड़गांव की जो फ्यूजन सेंटर है जी। उसमें स्थापित की जाए। तो वो इसके आगे चलते हम देखेंगे कि स्पेस का यूज भी होगा और फिर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी आगे बढ़ेगी। और अभी हाल ही में 2023 में भारत और यूरोपियन संघ ने जैसे गल्फ ऑफ गिनी में एक जॉइंट एक्सरसाइजेस भी की हैं, इनको भी आगे बढ़ावा देने के लिए एक सहमति बनी है जिसकी आज दोनों पक्षों ने अनाउंसमेंट भी करी। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे ईयू को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के तौर पर। दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2023-24 के दौरान $135 बिलियन का कारोबार हुआ था। सेवा में भी व्यापार इस दौरान $53 बिलियन रहा, जो उच्चतम स्तर है अभी तक का। यहाँ पर कुल मिलाकर भारत की ओर से आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ अवसर आपको देख रहे हैं? जो FTA का मतलब कह लीजिए चर्चा चलती रही है, उसमें कहाँ कहाँ हमें छूट मिल सकती है? देखिए, आजकल का जो सिचुएशन है उसमें भारत के लिए कई सारे रंगे आ रहे हैं क्योंकि यूरोपियन संघ ने एक CBAM टैक्स जो है और जो फॉरेस्ट्री रेगुलेशंस है इनको लागू किया है। तो उसके चलते अभी जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है वो 6 कमोडिटीज के ऊपर लगाया गया है और हमारी जो कंपनीज हैं भारत में, उनको इन 6 के 6 कमोडिटीज में उनको ध्यान देना होगा कि ये उनका खर्चा निर्यात करने में ज्यादा ना बढ़े। इसलिए यहाँ पर भारत में ही इंडस्ट्री में कुछ बदलाव लाने होंगे। और दूसरा जो फॉरेस्ट्री रेगुलेशंस हैं उसके चलते ये भी देखना होगा कि जो ईयू की जो रेगुलेशंस हैं उसका कंप्लायंस हो सके। तो इसलिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो ट्रांजिशन कर पाएंगे, लेकिन जो छोटी SMEs हैं जैसे, उनके लिए काफी डिफिकल्टी होगी। भारत ने इसके बारे में कल जो चर्चा हुई है ये दोनों मुद्दे उठाए थे और आगे चलकर भी भारत ये मुद्दे उठाएगा। FTA के चलते भी ये मुद्दे सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफिकल्टीज हैं इनको हटाने के लिए दोनों साइड को काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये EU वाइड रेगुलेशन है, इसलिए इसको टोटली खत्म करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको किस तरह यूरोपियन यूनियन भारत की जो डिमांड्स हैं उसको एडजस्ट कर पाएगा, वो आगे चलकर हमें पता लगे। उम्मीद करें कि हम दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक स्थिरता रहे और समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्रोताओं, आपकी ओर से हम अपने विशेषज्ञ अनिल वधवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोपीय संघ के सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।